नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे महाराष्ट्र एटीएस ने कैसे आधी रात को बांग्लादेशियों पर की बड़ी स्ट्राइक, कैसे मुंबई में जिहादियों पर बीजेपी ने कसा शिकंजा, शरद पवार ने क्यों उद्धव को दिया झटका, संजय राउत का किसने कर दिया इलाज और राज ठाकरे के अगले कदम पर क्यों बना है सस्पेंस। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। मुंबई में बांग्लादेशी घुसपैठ पर एटीएस का तगड़ा एक्शन, आधी रात को खदेड़ कर की जमकर ठुकाई। मुंबई को जिहादियों से मुक्त कराने के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान तैयार, कोस्टल लाइन पर सुरक्षा का तगड़ा पहरा। कांग्रेस उद्धव ठाकरे से अलग होकर बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे शरद पवार, एनसीपी प्रमुख ने दे दिया बड़ा संदेश, उड़े विपक्ष के होश। संजय राउत के बयानों पर लगेगी लगाम, बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल बोले हो गया है उनका इलाज। राज ठाकरे को लेकर सियासी कयासों का बाजार गर्म, क्या होगा एमएनएस प्रमुख का अगला कदम। खबरों में सबसे पहले बात बांग्लादेशियों की भयंकर ठुकाई की। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार का घुसपैठियों पर दनादन एक्शन जारी है। आधी रात को बांग्लादेशियों की धरपकड़ के लिए एजेंसियों ने छापेमारी की। इन घुसपैठियों की जमकर ठुकाई और फिर जांच एजेंसी और पुलिस खदेड़ते हुए थाने तक ले गई। अब बड़ी संख्या में इन घुसपैठियों को मुंबई समेत कई शहरों से पकड़ा गया है। पुणे में सुरक्षा एजेंसियों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत 4 बांग्लादेशी नागरिकों को धर दबोचा, जो बिना किसी दस्तावेज के भारत में घुसपैठ कर रह रहे थे। ये कार्रवाई सेना की दक्षिणी कमान की सैन्य खुफिया यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस MI इकाई और पुणे पुलिस की ज्वाइंट टीम ने की। इन सभी आरोपियों को पुणे के कोडवा इलाके से पकड़ा गया। पूछताछ में यह सामने आया कि वो पहले कोलकाता में काम कर चुके थे और बाद में पुणे आकर निर्माण स्थलों पर मजदूरी करने लगे। ये सभी बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत में रह रहे थे। पकड़े गए लोगों की पहचान स्वप्न, निधु भूषण मंडल, मिथुन कुमार, दिलीप पांडल, रणधीर कुमार मंडल और दिलीप मंडल के रूप में की गई है। यानी ये लोग अपना हिंदू नाम बताकर रह रहे थे और वैसे ये मुस्लिम पीछे या पर जांच होगा तब सामने आएगा, क्योंकि अक्सर इस तरह के मामलों में ये लोग हिंदू नाम रख लेते हैं जबकि ये होते मुस्लिम्स हैं और मुसलमान अपनी पहचान छिपाने के लिए नाम बदलकर ये घुसपैठ करते हैं और इस तरह से यहाँ पर आपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम देते हैं। जांच अधिकारियों ने यह भी बताया कि यह कार्रवाई सीक्रेट जानकारी पर की गई। MI यूनिट को जानकारी मिली थी कि कुछ संदिग्ध विदेशी नागरिक कोडवा इलाके में छिप कर रह रहे हैं और इसके बाद स्थानीय पुलिस के सहयोग से छापेमारी किए गए, जिनमें ये चारों गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इनके दस्तावेजों की जांच की, लेकिन किसी के पास भी पासपोर्ट, वीजा या भारत में रहने का कोई भी प्रमाण पत्र नहीं मिला। इन सभी के खिलाफ विदेशी नागरिक अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब ये भी जांच करे कि ये लोग बांग्लादेश से भारत कैसे पहुंचे और किस नेटवर्क के जरिए इन्होंने गैरकानूनी रूप से यहां तक अपनी पहुंच बनाई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के मामले राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से काफी गंभीर है, इसलिए स्थानीय प्रशासन और खुफिया एजेंसियों को यह आदेश दिए गए हैं कि वो ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर बनाए रखे और गैरकानूनी रूप से रह रहे घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई करें। पकड़े गए सभी आरोपियों को स्थानीय अदालत में भी पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पकड़ने का सिलसिला पूरे देश में चल रहा है, जिसमें महाराष्ट्र के एटीएस की बड़ी भूमिका है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र एटीएस ने एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया था, जिसमें यह बताया गया था कैसे ये घुसपैठिए बांग्लादेश से निकलकर बंगाल होते हुए मणिपुर और मेघालय होते हुए मुंबई में घुसपैठ कर रहे हैं। 50 से 60 घंटों का ये सफर करते हैं और ये लोग मुंबई में दाखिल होते हैं। लेकिन अब इन घुसपैठियों पर सीधा वार किया जा रहा है। ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इनकी धरपकड़ जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो पूरा ऑपरेशन है वो और तेज कर दिया गया है, यानी चुन चुन कर सभी बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को धर दबोचा जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इधर महाराष्ट्र के मत्स्य पालन और बंदरगाह विकास मंत्री नीतीश राणे ने मुंबई में एक पेट्रोल नाव की जांच की और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि हमें अपनी कोस्टल लाइन को जिहाद मुक्त करना है, जिसके लिए हम सख्त कदम उठा रहे हैं। कोस्टल रूट के जरिए ये जिहादी हमारे देश में आतंक, ड्रग्स और क्राइम फैलाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें इसकी पूरी तरह से इसे बंद करना होगा। पूरी दुनिया में कोस्टल लाइन को मजबूत करने के लिए जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है वो सभी हम यहाँ लाएंगे। महाराष्ट्र सरकार के लिए तटीय सुरक्षा एक
फर्स्ट प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता है। राज्य में महायुति सरकार के सत्ता में आने के फौरन बाद से ही हमने तटीय क्षेत्र में तटीय सुरक्षा के लिए नो ड्रोन शामिल किए हैं। नीतीश राणे ने यह भी कहा कि ये बहुत ही सुसज्जित तटीय सुरक्षा नाव है और शुरुआत में ऐसी 5 नावें जो हैं वो शुरू की जाएंगी और धीरे धीरे इन नावों यानी बोट की संख्या को बढ़ाकर 15 किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे अपने तटीय क्षेत्र को जिहाद मुक्त और अवैध गतिविधियों से मुक्त रखना है। मंत्री ने यह भी कहा कि हम वाटर टैक्सियों और वाटर मेट्रो का एक पूरा नेटवर्क तैयार करेंगे जिससे तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा को और पुख्ता किया जाए। जल्द ही मुंबई वाटर मेट्रो मैन की उपाधि भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दी जाएगी। नीतीश राणे ने कहा कि तटीय सुरक्षा को लेकर हमने कई और योजनाओं को भी अंजाम दिया है और उनको अमली जामा पहनाया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात शरद पवार की। निकाय चुनाव से पहले एनसीपी शरद चंद के अध्यक्ष शरद पवार ने कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय पार्टी इकाइयों को यह तय करना होगा कि बीएमसी समेत आने वाले चुनाव अकेले लड़ने हैं या दूसरे गठबंधन के साथ। उन्होंने ये बयान ऐसे वक्त पर दिया है जब एनसीपी, एसपी और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के विलय की चर्चा जोरों पर है। सियासी गलियारों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी शरद पवार और अजीत पवार यानी चाचा भतीजे की पार्टी एक हो सकती है। साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि बीएमसी चुनाव में कांग्रेस, एनसीपी, एसपी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी साथ चुनाव लड़ेगी या फिर तीनों दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि इस बार बीएमसी चुनाव वो अकेले लड़ेंगे। तीनों ही पार्टियां साल 2024 विधानसभा और लोकसभा चुनाव का उन्होंने गठबंधन में लड़ा था। महाविकास अघाड़ी जो है वो अब पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आ रही है। बीएमसी चुनावों में बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी साथ चुनाव लड़ रही है, जबकि मुंबई के घाटकोपर पर पार्टी के ट्रेनिंग कैंप के दौरान शरद पवार ने कार्यकर्ताओं से कहा, जहां चुनाव होने वाले हैं स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक साथ बैठकर ये तय करना चाहिए क्या सबसे अच्छा है। शरद पवार ने आगे कहा, अगर आप स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो पार्टी आपके साथ है। अगर आपको लगता है कि दूसरों के साथ चर्चा होनी चाहिए तो पार्टी उसका भी समर्थन करेगी। बीएमसी चुनावों में पार्टी राखी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और उनके फैसलों को पार्टी नेतृत्व का पूरा समर्थन हासिल होगा। मैं साफ कर दूं कि हमें मुंबई में चुनाव लड़ना है। अगर आपको लगता है कि हमें समान विचारधारा वाले दलों के साथ बैठना चाहिए और सीट बंटवारे की व्यवस्था पर पहुंचना चाहिए तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी पार्टी अकेले अपने दम पर भी चुनाव लड़ेगी और इसको लेकर भी एक बड़ा प्लान तैयार किया जाएगा। यानी बैठकों का दौर अभी और तेज होने वाला है। निकाय चुनावों को लेकर मुंबई में सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं, अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है, जबकि महायुति यानी देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि इस बार बीएमसी पर बीजेपी का ही कब्जा होने वाला है। उधर उद्धव ठाकरे भी लगातार बैठकें जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी बैठकों में बवाल ज्यादा हो रहा है। पिछली बार जब रविवार को बैठक हुई थी उद्धव ठाकरे की तो उसमें काफी तोड़फोड़ और नेताओं के बीच आपसी खींचतान की खबरें खुलकर सामने आई थी। खबरों में आगे का रुख करते हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उनके बयान बेतुके होते हैं और अक्सर सरकार का विरोध वो करते नजर आते हैं। इस बीच बीजेपी ने उन पर पलटवार किया है। महाराष्ट्र के मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि संजय राउत राजनीतिक पीलिया के शिकार हो गए हैं क्योंकि उन्हें हर चीज में दोष दिखाई देता है। वक्त आने पर उन्हें सही दवा जीत जाएगी। चंद्रकांत पाटिल ने महाराष्ट्र के सांगली में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और उन्होंने इसी दौरान संजय राउत को सबक सिखाने की बात की। उन्होंने कहा, संजय राउत को हर चीज पीली दिखाई देती है। जब किसी को पीलिया होता है तो उसे सब कुछ पीला दिखाई देता है। वो राजनीतिक पीलिया से पीड़ित लगते हैं क्योंकि उन्हें हर चीज में दोष दिखाई देते हैं। मुझे दवा पता है और मैं उन्हें सही समय पर वो दवा दूंगा। यानी संजय राउत का इंतजाम कर दिया गया। अगर वो इसी तरह की बेतुकी बयानबाजी करते रहे तो उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन हो सकता है, जिसकी तैयारी कर ली गई है। और खबरों के आखिर में बात राज ठाकरे की। महाराष्ट्र में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के अगले कदम पर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच महाराष्ट्र बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि राज ठाकरे के बारे में भविष्यवाणी करना थोड़ा मुश्किल है। सांगली में एक कार्यक्रम के दौरान पाटिल ने कहा, वो एक तूफान की तरह हैं, जैसा कि कोई तूफान के रास्ते का अनुमान नहीं लगा सकता, कोई भी उनके कदम का अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि तूफान किस ओर जा रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने हाल ही में मुंबई के एक होटल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। इससे उनके अगले राजनीतिक कदम के बारे में अटकलें
तेज हो गई। और इससे पहले तक चर्चा थी कि राज ठाकरे अपने चचेरे भाई और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन कर सकते हैं, जिसके संकेत उन्होंने खुद राज ठाकरे ने एक इंटरव्यू के दौरान दिए थे। राज ठाकरे के बयान का उद्धव ठाकरे ने भी स्वागत किया था, लेकिन अचानक राज की फडणवीस से मुलाकात ने एक नई बहस छेड़ दी। माना यह जा रहा है कि राज ठाकरे जल्द ही अगले रुख का ऐलान करेंगे। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले राज ठाकरे सियासी जमीन तलाश रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात पर शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा था कि वो मुलाकात कर माहौल बना रहे हैं, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र में मराठी मानुष की जो दुर्गति है उसके लिए देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार हैं। पीएम मोदी के समर्थक से आलोचक बने राज ठाकरे ने 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति का समर्थन किया था। हालांकि इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा, अपने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन उन्हें एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। उनका बेटा भी अपनी सीट नहीं बचा पाया। तो ऐसे में एक बार फिर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राज ठाकरे बीजेपी का साथ देंगे और बीजेपी के साथ मिलकर वो बीएमसी का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अभी ये पूरी तरह से तस्वीर साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है। राज ठाकरे के अगले कदम पर सस्पेंस बरकरार है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।